उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने लेखक और गीतकार हसन कमाल से। आपसे बातचीत की है अहमद वसी ने। आमतौर पर किसी सिक्के के दो पहलू, दो रुख होते हैं, लेकिन हमने बाजार में एक ऐसा सिक्का भी चलते देखा है जिसके सिर्फ दो रुख नहीं, दो पहलू नहीं, कई पहलू और कई रुख हैं। ये सिक्का ना तो किसी हुकूमत ने जारी किया है और ना ही इस पर किसी हाकिम वक्त के दस्तखत हैं, ना ही इस पर कोई कीमत पड़ी हुई है और ना ही बाजार में इसे भुलाया जा सकता है, क्योंकि ना तो इसकी रेसकारी मिलती है और ना ही इसका छुट्टा दस्तयाब है। लेकिन इस सिक्के पर एक नाम जरूर लिखा है, हसन कमाल। हसन कमाल जो बैक वक्त शायर हैं, बाकायदा मुशायरों में वाबस्ता रहे, गीतकार हैं जिन्होंने बहुत कामयाब गीत दिए हैं, मकालमा निगार हैं जिनके डायलॉग फिल्मों और टीवी सीरियल में सुनाई देते हैं, सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट हैं, उर्दू के एक मशहूर अखबार से वाबस्ता रहे और एडिटर की हैसियत से सुबुकदोश होने के बाद कई अदबी और समाजी अंजुमनों से वाबस्ता होने के नाते तकरीर का मादा भी है और तहरीर के साथ तकरीर का हुनर भी जानते हैं। और हम इनसे एक दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू इस गुजारिश के साथ कर सकें, अभी तो बात करो सिर्फ दोस्तों की तरह, फिर इख्तिलाफ के पहलू निकालते रहना। वाह। और मैं हसन कमाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में और बम्बई में अपनी जद्दोजहद के बारे में कुछ हमको और हमारे सुनने वालों को बताएं। ऐसा है वसी साहब कि कहानियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। वाह। कोई कहानी बीच में कहीं टूट जाती है, किसी मोड़ पर रुक जाती है और कोई कहानी आगे चलती रहती है। तो हमारी और आपकी कहानी में कोई ख़ास फ़र्क है सिवाय इसके कि बचपन में गाने सुनने का शौक़ था और ये वो ज़माना था जब लखनऊ में जहाँ हमारा बचपन गुजरा, पूरे महल्ले में 3 ग्रामोफोन होते थे। अच्छा। चुनांचे उन पर जब उन घर के मालिकों का जी चाहता था और वो उन पर रिकॉर्ड बजाते थे तो हम जाके दरवाज़ों से चिपक जाते थे। वहाँ से गाने सुनने का शौक़ हुआ। लेकिन उन दिनों के गाने भी इतने दिलफरेब और शायराना हुआ करते थे कि यकीनन अपनी तरफ खींच लिया करते थे। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मैंने एक गाना सुना था। वो गाना मैं आपको भी सुनाऊंगा और सुनने वालों को भी। लेकिन उस गाने ने क्यों मुझे आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा,
उसकी वजह यह है कि जब मैंने गाना सुना तो उसमें 2 लाइनें आईं। आ रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही। वाह! ये आ रात और बारात की तकरार मुझे इतनी पसंद आई कि आज तक काफिये की तकरार मेरा पीछा छोड़ती नहीं। तो ये इससे अंदाजा ये होता है कि वो शायरी का कीड़ा कहीं जन्म ले चुका है। चुनांचे ये वो पहला गाना है कि जिसने बरसों मुझे परेशान किया रखा, आज तक परेशान करता है। और जब नूरजहां जी यहाँ तशरीफ लाई थी एक प्रोग्राम में, तो वो इस गाने की रिहर्सल कर रही थी BR स्टूडियोज में। और मुझे याद है कि मैं रिहर्सल के वक्त मौजूद था, और जब नौशाद साहब ने हारमोनियम पर हाथ रखकर आवाज दे कहाँ है कहा, तो उन्होंने पहला मिसरा, पहली लाइन दोहराई, आवाज दे कहाँ है, और फूट फूट कर रोने लगी। नौशाद साहब आवाज दीजिए, कहाँ है महबूब साहब, कहाँ है फलां साहब, कहाँ है खेमचंद प्रकाश जी, कहाँ हैं हमारे दोस्त, कहाँ हैं हमारे साथी। तो मुझे लगा कि वो आ रात जा रही है बारात जा रही है का सिलसिला टूटा नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वाह! ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ फिल्म अनमोल घड़ी का, जिसकी म्यूजिक नौशाद साहब ने दी है। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। तो ये था हसन कमाल साहब की पसंद का पहला गाना। और हसन कमाल साहब गुफ्तगू के बीच जिक्र छिड़ा लखनऊ का। अब लखनऊ एक ऐसी जगह है जिसके लिए ये कहा जाता है कि जहाँ का खोंचे वाला भी तुकबंदी करता है।
कलाकंद बाजूबंद हीरा लाल मोती चंद, जी जी। या लैला की उंगलियां हैं मजनू की पसलियां जी, जी, हैं, क्या खूब ककड़ियां हैं। और ये भी कहा जाता है कि गोमती का पानी जिस इंसान ने 1 साल पी लिया उसकी कई नस्लें तुकबंदी करती रहती हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो कुछ लखनऊ के बारे में और वहाँ की गलियाँ तो इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर यानी उसका पीछा छोड़ती ही नहीं। बम्बई जाए आदमी या लंदन जाए या अमेरिका जाए, लखनऊ की गलियाँ साथ चलती हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसा हो गया मुझे इस शहर बम्बई में, जिसे स्वर्ण नगरी, नगरों की दुल्हन, उरूसुल बलाद, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, मगर यकीन कीजिए कि इस बरस में ये शहर मुझे जीत नहीं पाया। बिल्कुल। और मुझे लगा कि मेरे अंदर जो लखनऊ जिंदा है, जी रहा है, उस लखनऊ को जीतना मुमकिन भी नहीं। वो फजाएं, वो हवाएं, वो यादें, वो बातें आज तक साथ हैं। वो तहजीब, वो कल्चर जो शायद अब वहाँ मौजूद नहीं है, मगर चूंकि मैं उससे दूर हूँ इसलिए उसी कल्चर, उसी तहजीब को आज तक जी रहा हूँ, उसी में सांस ले रहा हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा। और इस जो बात आपने कही वो जानिसार अख्तर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने एक शेर में पेश की है कि नई तहजीब कैसे लखनऊ को रास आएगी, उजड़ जाएगा ये शहर गजाला हम न कहते थे। वाह। तो मेरा ख्याल है कि लखनऊ में अब वो बात तो नहीं रही, लेकिन फिर भी लखनऊ जाइए तो गुज़िश्ता लखनऊ, पिछला लखनऊ जो है वो याद आता है। अब भी अमीनाबाद, हज़रतगंज की बहारें, यूनिवर्सिटी के नज़ारे और वो महवश जिनके साथ जवानी का एक मौसम गुजरा है वो अक्सर याद आते हैं। और वो इसलिए कि आपके अंदर एक शायर मौजूद है, एक फन, तो उस फनकार ने लखनऊ की फ़ज़ा में आपको किस तरह आगे बढ़ने में मदद की, इसलिए मैंने ये सवाल किया। वो आपने पहले एक बात कही कि लखनऊ अब वो नहीं रहा। जी। जाहिर है कैसे रहेगा, लखनऊ में अब ना आप रहे ना हम रहे तो वो लखनऊ कैसे रहेगा। लेकिन मुझे याद है कि मेरी जो तालिब इल्मी का ज़माना था, ख़ास तौर पर जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो लखनऊ में जो एक अदबी माहौल था, वैसा माहौल शायद उससे पहले नहीं बना था, सिवाय रतननाथ सरशार वगैरह के ज़माने में, और शायद उसके बाद भी नहीं बना। उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के बहुत बड़े बड़े अदीब, बिल्कुल, यशपाल जी, इला चंद्र जोशी जी, एहतिशाम साहब, कक्कड़ साहब, और दूसरी तरफ नई उसके बाद की नस्ल रामलाल, विशेश्वर प्रदीप जी, अहमद जमाल पाशा, मंजर सलीम जी, और उसके बाद वो तीसरी नस्ल जिसमें हम सब तो ये इतना बड़ा जमघटा था कि इसमें आपको कोई किताब पढ़े बगैर बिल्कुल आपके जहन की ऐसी अदबी तरबियत होती थी कि जो कहीं और मुमकिन नहीं थी। तो ये वो ज़माना था जिसमें मेरे जहन में शेर व शायरी की जड़ें गहरी हुई और मैंने शायरी को समझना और परखना सीखा, और उस माहौल में जाहिर है मेरी शायरी की इब्तिदा भी हुई जिसका असर आज तक मौजूद है। तो अब आप ये बताइए, लखनऊ से बम्बई आने की क्या वजह हुई और क्या असबाब हुए और किस तरह और क्यों आप आए बम्बई? भाई वो लाता तो सबको हर जगह रोजगार ही है, रोटी खींचती है। मैं लखनऊ में जब था तो यूपी गवर्नमेंट रोडवेज की धूल फाँक रहा था और उससे बेजार था, लेकिन वालिद साहब की अचानक मौत के बाद मुझे ज़िंदगी का दामन थामना ही पड़ा, मगर उसमें मेरा जी नहीं लग रहा था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरा शौक़ तालिब इल्मी के ज़माने से जर्नलिज्म था और मैं पार्ट टाइम जर्नलिस्ट के तौर पर काम भी करता था जी। तो अपने कुछ दोस्तों की वजह से यहाँ के एक वीकली अखबार में मुझको सब एडिटर की पोस्ट मिल गई और मैं रोडवेज की नौकरी पे लानत भेज के सीधा बम्बई आ गया। और बम्बई आते ही आपने बम्बई रात की बाहों में ले लिया, यानी बम्बई रात की बाहों में फिल्म के लिए गाना लिखा? वो बिल्कुल इत्तेफाक हुआ। साहिर साहब अब्बास साहब की इस फिल्म के गाने लिख रहे थे बम्बई रात की बाहों में, मगर साहिर साहब को अचानक कहीं जाना पड़ा और कुछ ऐसा रखना हुआ कि एक गाना जिसकी पिक्चराइज करना जिसका तय पा चुका था वो फ़ौरन चाहिए था और साहिर साहब मौजूद नहीं थे।
तो हमारे करम फरमा अनवर अजीम साहब ने ख्वाजा अहमद अब्बास से कहा, जो उस अखबार के अखबार के एडिटर थे, कि आप ये गाना हसन कमाल से लिखवाइए। वो मुझे जानते नहीं थे। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने उस फिल्म का पहला गाना दिल जो दुनिया के गम दर्द से घबराया है, तेरी जुल्फों के तले आके सुकून पाया है, वो लिखा, जो सुलक्षणा पंडित का भी पहला गाना था। वाह। उसके बाद फिर ये कहानी शुरू हो गई। तो अब यहाँ पहले गाने की बात तो नहीं, अब आपके पसंद का दूसरा गाना कौन सा है ये बताइए। ये गाना जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, इस गाने का जो आप स्रोत कह लीजिए, सर चश्मा कह लीजिए, वो गाना राजे मेहंदी अली खां का लिखा हुआ एक गाना था जो उन्होंने फिल्म दो भाई के लिए लिखा था। अच्छा। और जिसे गीता दत्त की आवाज में एस.डी. बर्मन ने गवाया था, और गीता दत्त की आवाज मेरी कमजोरी आज भी है। वाह। और वो गाना था मेरा सुंदर सपना बीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों काली बदरिया छाए है, क्यों कली कली मुस्काए है, क्यों काली बदरिया छाए है, क्यों कली कली मुस्काए है, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले, आँखें यशवन में डूब गई, डूब गई, आँखें यशवन में डूब गई, हंसने का जमाना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। इनसे अब हमारा अगला सवाल ये है कि फिल्म निकाह आपको कैसे मिली और किस तरह आप बी.आर. चोपड़ा साहब तक पहुंचे और इतने कामयाब गाने लिखे। ये एक अजीब बात है कि शाहिर साहब ने मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो नहीं थे, मुझे लिखना पड़ा। दूसरी मर्तबा काश ऐसा ना होता, उनका इंतकाल हो चुका था और बी.आर. फिल्म्स में वो मुस्तकिल गाने लिखते थे और चोपड़ा साहब खासे परेशान थे कि किस तरीके से ये सिलसिला बराबर किया जाए। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जिक्र किया और उन मुख्तलिफ लोगों में नौशाद साहब भी शामिल थे। अच्छा। तो नौशाद साहब चूँकि मेरे बहुत ही करीब थे, मुझे लेकिन उसमें तो नौशाद साहब का म्यूजिक बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने जिक्र किया कि मुझे किसी गीतकार की तलाश है और नौशाद साहब ने वहाँ पर मेरा नाम लिया। और उस वक्त तक मैं सिर्फ एक आध गाना कहीं लिख चुका था, जैसा आपको मालूम है। उन्होंने मुझे बुलाया बी.आर. चोपड़ा साहब ने, और बगैर किसी तमहीद के ये कहा कि भाई ये गाना लिखना है आपको, हमें 5 दिन के अंदर चाहिए। और मैं बहुत घबराया, और एक तो ये कि यहाँ पर साहिर साहब लिखा करते थे, बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत करके मैं ये 4-5 शेर लिख के ले गया। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, और इत्तेफाक से मेरे अरमान आंसुओं में नहीं बहे, उन्होंने वो गाना पसंद कर लिया। सिर्फ यानी इसी गाने की बिना पर कहना चाहिए सलमा आगा बाकायदा एक जी हाँ गायिका बन गई, और उनका ये उनकी जिंदगी का बेहतरीन गाना माना जी हाँ। जिस वक्त ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो मैंने अपने इंथुजियाज्म में और जोश में अपने दोस्तों को सुनाया कि भाई मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ, आप सुने। उन्होंने सुना और मुझसे बड़ा इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने कहा कि इस म्यूज़िक का ज़माना ख़त्म हो चुका है, तुमने बहुत अच्छा गाना लिखा है, लेकिन न ये आवाज़ एक्सेप्ट होगी और ना अब ये म्यूज़िक एक्सेप्ट होगा। मैं बहुत नर्वस हुआ। इत्तेफाक से जब फिल्म रिलीज़ हुई, गाना चला, और ऐसा चला कि आप सब जानते हैं।
दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम रह गए, हर सितम ये सोच कर हम रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर फासले जो दरमियां थे रह गए, फासले जो दरमियां थे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। यूँ तो हर एक के सामने कोई ना कोई आइडियल रहता है, और पहली जनरेशन या पुरानी जनरेशन जो है मुतासिर करती ही रहती है। और जैसा कि हम और आप सभी पुराने शायरों से, अच्छे शायरों से मुतासिर हुए हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग फिल्मी दुनिया में आए, उनमें से आप किसे एक कामयाब और अच्छा गीतकार मानेंगे अपनी नस्ल के हिसाब से? मैं समझता हूँ कि कई शायर, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो सब मेरे साथ आए थे या मुझसे पहले या मेरे बाद, जिनमें से चंद में बड़ी जान और बड़ी आन थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्हें नेग्लेक्ट करके लोगों ने थोड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया। उसमें एक नाम जो बार बार मेरे जहन में आता है वो योगेश का है। इंतहाई कामयाब गीतकार और इंतहाई खूबसूरत गीतकार। और अब जो लोग आए हैं, जाहिर है उनमें एक नाम बहुत अहम है और बहुत कामयाब भी है, और खुदा का शुक्र है कि कामयाब हो। नाम अहम हो सिर्फ इससे भी काम नहीं चलता, कामयाब हो तो ज़रूर काम चलता है उससे। तो जावेद अख्तर का नाम है, और जो बहुत खूबसूरत गाने लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। और जाहिर है कि मुझसे पहले तो पूरी एक फौज मौजूद थी गाने लिखने वालों की, जिनमें साहिर सबसे अहम नाम थे, शैलेंद्र थे, राजेंद्र कृष्ण थे, राजा मेहंदी अली खान थे, मजरू साहब थे। तो इन लोगों ने बड़े कामयाब और बहुत खूबसूरत गीत लिखे। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ जो फिल्म शायद 2 दिन नहीं चली थी। अच्छा, 2 दिन वो फिल्म नहीं चली थी, लेकिन वो गाना अरसा हो गया है, उसी तरह से जवान है। कौन सा? ठंडी हवाएं लहरा के आए, वो भी साहिर साहब का, वो भी साहिर साहब का गाना। चलिए सुनते हैं। ठंडी हवाएं लहरा
मैं आपको अगला गाना जो अपनी पसंद का सुनाता हूँ वो शैलेंद्र का लिखा हुआ है। इत्तेफाक ऐसा है कि आमतौर पर ये एक मिथ है कि गाने वही कामयाब होते हैं जो फिल्म के अंदर हों और फिल्म भी कामयाब हो, यानी नाकाम फिल्मों के गाने कामयाब नहीं होते। मेरा ऐसा मुशाहिदा है और मेरा कंटेंशन है कि गाना एक अलग यूनिट है, उसकी कामयाबी और नाकामयाबी का फिल्म की नाकामयाबी और कामयाबी से ताल्लुक़ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मैं आपको जो गाना बता रहा हूँ वो फिल्म बसंत बहार का है, शैलेंद्र का लिखा हुआ, भय भंजना वंदना सुन हमारी। मैं समझता हूँ इतना खूबसूरत भजन कम ही लिखा गया। भय भंजना वंदना सुन हमारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी, तरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। गीतों के फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण। क्या दूं मैं ठहरा भिखारी तुझे, और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजन। हसन कमाल साहब से अगला सवाल मेरा ये है कि फिल्मी दुनिया मसलहत की दुनिया है, बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सी जगहों पर अपने दिल को, अपने फ़न को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह किसी हद तक मारना पड़ता है, दबाना पड़ता है। क्या आपकी ज़िंदगी में आपका कोई तजुर्बा ऐसा है? कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी समझौतों से खाली हो, और जो इससे इनकार करे मेरे ख्याल में वो झूठ बोलता है। समझौते कोई ऐसी बुरी चीज़ भी नहीं। अच्छा। समझौता कोई गाली नहीं। हाँ, अगर वो समझौता आपके ज़मीर के खिलाफ है जी, या कोई समझौता ऐसा है जिससे समाज पर असर पड़ता है जी, तो यकीनन आप काबिल मलामत हैं। लेकिन अगर समझौता दूसरे और दूसरे की ज़रूरत को एडजस्ट करने का नाम है तो ये समझौता तो आदमी को करना ही पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा। जाहिर है कि फिल्म में मैं जो गाना लिखता हूँ या फिल्म में जो तकाजा होता है वो मेरा दिमाग नहीं होता, वो गाना मैं नहीं लिखता हूँ, वो गाना एक ख़ास कैरेक्टर के ख़ास जज्बाती जो तस्वीर कशी होती वो उसमें वो मैं नहीं बोलता, उसमें वो किरदार बोलता है, रिक्वायरमेंट। तो जाहिर है कि ऐसी हालत में मैं ये इसरार करूँ कि मैं तो ये लिखता हूँ, वो गलत होगा। उस वक्त मुझे जिस तरीके से एक्टर को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के कालिब में ढल जाना पड़ता है, उसी तरीके से सॉन्ग राइटर को भी कहानी और किरदार की अहमियत को देखते हुए अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। अगर मैं कोई ऐसा गाना लिखूं जिसे मैं ये मुनासिब न समझूं कि मेरी बच्ची सुने, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं दूसरों की बच्ची को वो गाना सुनाऊं। अगर उसके लिए मैं समझौता करता हूं तो मैं अपने ज़मीर और अपने समाजी हालात के खिलाफ करता हूं, उसके मैं खिलाफ। तो अब कौन सा गाना
आपके सामने। मैं बताता हूँ, एक गाना ऐसा है कि जो अपने साथ आपको एक अजीबोगरीब फजा में ले जाता है। देखिए गाना होता क्या है, गाना जो है वो लफ्ज और मौसीकी, शब्द और संगीत का बहुत खूबसूरत संगम। इनमें से कोई एक चीज कमजोर हो जाएगी तो गाना और गायकी, गायकी उसके बाद आती है, लेकिन इनमें से दो कोई चीज कमजोर हो गई तो गाना जो है वो कमजोर हो जाता है। अब एक गाना है फिल्म जाल का, वो अपने साथ मुझे ऐसी फजा में ले जाता है कि जो फजा मेरी दुनिया से बहुत दूर है, वो बहुत खूबसूरत है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। तो लगता है कि कोई दास्तान सुनाते हुए आपको इस दुनिया की सरहदों से दूर अपने साथ कहीं आसमानी फजाओं में लिए चला जा रहा है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जुबां, सुन जा दिल की दास्तां। कुछ हमारे ऐसे फनकार भी हैं जो आज नहीं गा रहे हैं, या तो जैसे रफ़ी साहब अब मौजूद नहीं है, मन्ना दा। कोई ऐसा जिंदा फनकार जो आपको बहुत पसंद है और जो आजकल बिल्कुल फिल्मी दुनिया से जो सुबुकदेश हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, या कहिए जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, किसी ऐसे गुलकार का कोई गाना? मेरे ही शहर के लखनऊ के तलत महमूद, मैं समझता हूँ कि वो आवाज़ की तहजीब है और एक तहजीब की आवाज़ है। वाह। मैंने गाने में इतना शरीफाना तरन्नुम कभी नहीं सुना। वाह। और मैं बहुत ही पसंद करता हूँ उन्हें। बचपन से जब वो लखनऊ में आया करते थे तो हम सिर्फ उनको देखने के लिए जाते थे। वो हमारे घर के पास गन्ने वाली गली में रहते थे। आज भी उनका मुझे वो सुर्ख ईंटों का बना मकान याद है। लेकिन हसन कमाल साहब, एक बात ज़रूर है, तलत साहब के गाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अल्फाज या बोल बड़े शायराना हों। देखिए, और उन्होंने हमेशा किया भी, उन्होंने सस्ते गीत गाए भी नहीं। और ये गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर का है। इसमें अल्फाज, मौसीकी और उसके साथ गायकी का अंदाज देखिए आप। जाएं तो जाएं कहाँ। वाह। जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाएं तो जाएं कहाँ। मायूसियों का
जिंदगी में, रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। जाहिर है जब तलत साहब का जिक्र हुआ है तो उसके बाद रफ़ी साहब का जिक्र न करना नाइंसाफ़ी होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे अपनी खुशनसीबी कहूँ या इसे क्या नाम दूँ, लेकिन अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हमारी और उनकी बहुत क़ुर्बत हो गई थी और इंतहा ये है कि उनके इंतकाल की जब खबर आई तो उनके घर पर पहुंचने वाला मैं पहला आदमी था और उन्हें मैंने अपने हाथ से उनके कब्र में भी उतारा था और मुझे वो मंजर ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। रफ़ी साहब की आवाज़ में एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ थी। उनके बारे में, मैं मौसीकी के बारे में इतना जानता तो नहीं, लेकिन मौसीकी के जो जानकार हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि वो अकेले फ़नकार थे जो मध्यम, खरज और रिखब तीनों में उनकी आवाज़ कभी भी बेसुरी नहीं होती थी। और एक गाना उनका राजहट में था। मैं समझता हूँ इतनी ऊंची पिच पर जाकर गाना कारे दर्द है, बहुत मुश्किल काम, लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती से गाया है, ये भी बरसों पुराना गाना है लेकिन आज तक मेरे जहन में जवान और जिंदा है। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा हो, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, दिल की धड़कनों। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले। हसन कमाल साहब, आपने इस प्रोग्राम में अभी तक बहुत इंकिसारी से काम लिया है, बहुत ही मॉडेस्टी दिखाई है, क्योंकि आपने दूसरों के गाने सुनाए, सिर्फ अपना एक ही गाना सुनवाया है। और मैं ये कहूँगा कि क्यों ना अब आपके गानों का नंबर लग जाए, उनकी बारी हो
और इस सिलसिले में पहला गाना कौन सा है जो आप अपना लिखा हुआ सुनवाएंगे? मैंने आपको इतने अच्छे गाने लिखने वालों के गाने सुनाए कि मैं सोच रहा था कि उसके में कहीं मैं फिट भी होता हूं या नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप उनमें फिट हैं, इसलिए आप फरमा रहे हैं तो मैं आपको चाहूंगा कि फिल्म तवाइफ की ये गजल जिसे महेंद्र कपूर ने गाया है, तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए। तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना गम जिंदगी के साए। हमारी दास्तां भी है अजीब दास्तां कुछ, ये हमारी दास्तां भी कभी तुम समझ न पाए, कभी हम सुना न पाए। तेरे प्यार की तमन्ना जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं ये चिराग बुझ न जाए। तेरे प्यार की तमन्ना हसन कमाल साहब, अपने गाने सुनवाने की शुरुआत अभी आपने की है, और क्यों ना ये सिलसिला जारी रखा जाए और हम आपकी पसंद का, आपका ही लिखा हुआ अगला गाना सुने। ज़रूर सुनाऊंगा मैं, मगर इसमें आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं। ये गाना या ये गज़ल फिल्म एतबार की है, और ये उन चंद गानों में से है कि जिसे मैंने शायद मिनटों में लिखा था। कि इतनी इंस्पायरिंग धुन बनाई थी बप्पी लहरी साहब ने, पहले ही धुन बना दी थी गज़ल की। हालांकि गज़ल की धुन पहले नहीं बनाई जाती, लेकिन उन्होंने बना दी थी, मगर बहुत इंस्पायरिंग थी। मुझे शायद 5 या 6 मिनट लगे थे इस गाने को मुकम्मल करने में। और वो गाना आप भी सुने, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है।
ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अभी आपने कहा कि ये गाना आपने मुश्किल से 5 या 6 मिनट में लिखा, लेकिन जरा इसकी तफसील तो बताइए कि किस तरह ये गाना मुकम्मल हुआ। वो हुआ यूं कि इस गाने की मुझे सिचुएशन बताई गई कि जिसमें यह है कि गाना गाने वाला जो हीरो है वो गज़ल सिंगर है और कहीं उसका होटल में प्रोग्राम हो रहा है और उसका ज़िंदगी में एक इश्क था और जिस लड़की से उसका इश्क था उसकी कहीं और शादी हो गई, मगर वो आज तक अपनी उस पहली मोहब्बत को भूल नहीं पाया। मुझे ये सिचुएशन बहुत इंस्पायरिंग लगी क्योंकि हम सब शायरों की ज़िंदगी का ये एक हिस्सा होता है। हम सब शायरों का पहला इश्क कम से कम नाकाम ज़रूर होता है। हमारे तो और भी बहुत से नाकाम हुए, मगर कम से कम ये पहला इश्क जो नाकाम हुआ था वो काफ़ी देर तक ज़हन पे असर छोड़ता रहा। तो मुझे लगा कि ये तो जैसे मेरी अपनी कहानी, इसलिए वो बहुत जल्दी 5-6 मिनट के अंदर गज़ल तैयार हो गई। उन्हें भी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी कैसे लिख गया, तो मैंने बताया कि मेरा इश्क भी इतनी जल्दी ही नाकाम हो गया था और मैं ही इस फिल्म का हीरो हूँ। जी। और इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। जी। और वो कौन सा गाना है जो आप सुनवाना चाहेंगे? वो भी एक अजीबोगरीब सिचुएशन थी कि दो दोस्त जो एक फौजी फ्रंट पर हैं और वतन के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और वो दोनों अपनी महबूब को याद करते हैं बगैर ये जाने हुए कि उन दोनों का महबूब एक ही है और एक उसे छोड़कर आया है और दूसरे को उसने छोड़ा था किसी गलतफहमी के नतीजे में। तो मुझे ये भी सिचुएशन बहुत इंस्पायरिंग लगी। फिल्म दहलीज का ये गाना है जो राज बब्बर और जैकी श्रॉफ पर पिक्चराइज हुआ था और ये गज़ल या ये गाना था एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे। एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, जाने अब उनसे मुलाकात कभी हो कि न हो। एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे।
जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन, जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन, जाने उस राह पे अब साथ कभी हो कि न हो, जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन। कुछ बताया ही नहीं हाथ छुड़ाने का सबब, कुछ बताया ही नहीं हाथ छुड़ाने का सबब, फिर न आने का सबब, रूठ के जाने का सबब, पूछते उनसे मगर बात कभी हो कि न हो, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे। आपने बम्बई आकर नौकरी की, शादी की, फिल्मों के लिए गीत लिखे, आपने मकालमे भी लिखे। ये भी बताते जाइए कि आपने किन किन फिल्मों के लिए या टीवी सीरियल के लिए मकालमे लिखे हैं। अब मैंने मजदूर के लिए मकालमे लिखे, दो गुलाब के लिए मकालमे लिखे, उसके अलावा एक टीवी सीरियल चेतन आनंद साहब का परमवीर चक्र, उसके लिए भी मकालमे लिखे। और मैं महाभारत की कथाएं, उसूल और बड़ा आदमी और औरत और भी चंद सीरियल्स हैं जिनमें इससे पहले सौदा मेरी एक सीरियल आ चुकी है और झांसी की रानी भी आ चुकी। ये लिखाई के अलावा आप एक बहुत ही अच्छी और मशहूर अंजुमन इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी से भी वाबस्ता हैं, जहां फनकारों के हुकूक दिलाए जाते हैं। आप इसके बारे में भी कुछ इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताइए। IPRS हमारी एक बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया भर की तरह अब हिंदुस्तान में भी म्यूज़िक के कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया है। यानी हमारे म्यूज़िक को अगर कोई अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो उसे म्यूज़िक डायरेक्टर और गाने लिखने वाले को लाइसेंस फीस दिए बिना उस गाने को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो फिल्मी हो या गैर फिल्मी, चाहे वो फिल्मी हो या गैर फिल्मी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे अब एक ऐसा जुर्म बना दिया है जिसके लिए 3 साल की कैद भी हो सकती है। चुनांचे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जब कभी भी गाने सुने तो IPRS को ज़रूर मुत्तला कर दें और उसे लाइसेंस फीस भी दें। शुक्रिया। और यही नहीं, आपने पर्दे पर भी अपने अदाकारी का मुजाहरा हल्का छोटा सा ज़रूर सही लेकिन किया है। तो मुझे मजदूर फिल्म का एक सीन याद आ रहा है जिसमें आप दिलीप कुमार जैसे अदाकार के सामने डॉक्टर की हैसियत से खड़े हैं। आप इसके बारे में कुछ बताइए कि ये शौक आपको किस तरह हुआ और कहाँ तक ले गया आपको। अब कहिए तो लोगों को सुनाने के लिए कोई बहुत खूबसूरत सी कहानी गढ़ के सुना दूं, वरना बात सिर्फ इतनी थी कि जिस एक्टर को वो कैरेक्टर करना था वो कम वक्त आया नहीं। तो दिलीप साहब ने कहा मुझसे कि चूना लगाओ तुम अपने चेहरे पर और खड़े हो जाओ। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कैमरा किस तरफ है, तो उन्होंने मेरा शाना पकड़ के इस जोर से झटका दिया कि मेरा चेहरा कैमरे की तरफ हो गया। उसके बाद लोग ये समझने लगे कि मुझे एक्टिंग करना आती। उसके बाद एक ऐसी कानून सीरियल बनी जिसे मैंने लिखा भी था, उसमें जज के कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ी तो फिर मालूम हुआ जज साहब जो थे वो तशरीफ़ नहीं लाए, चुनांचे उन्होंने जज बना दिया। अब जो जज बना तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई में बहुत अच्छा इंसाफ करता हूँ, हालांकि नहीं करता, मगर ये कि वो समझने लगे कि जजमेंट तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो मगर वो लेकिन औरत का इंसाफ सही कीजिएगा,
हाँ, कोशिश करूंगा। उसने तो मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ नहीं किया, नहीं किया, मगर फिर भी। लेकिन ये जरूर है कि वो एक्टिंग महज एक मेरी ना हॉबी है, इत्तेफाक है जी। बहरहाल हसन कमाल साहब, आपकी हमजहत शख्सियत के बारे में हमने अभी सुना और जाना, और चलते चलते आपकी नज़र ये शेयर करूंगा कि हमारी कदर करो ऐ सुखन के मत वालो, गजल को फिर न मिलेगा मिजाज दा हमसा। वाह, शुक्रिया, शुक्रिया। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सिदा। उजाले उनकी यादों के।